हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। आज हम कल के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे वादा किए हैं कि 10 तारीख से पहले या तो कम से कम 12 तारीख से पहले हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो केबीसी नैनो का करंट अफेयर है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी बिहार का सेक्शन चल रहा है। इसमें कुछ 31 पेजेस ऐसे हैं जो कि मतलब बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार के न्यूज़ हैं। और उसके बाद जो है वो नेशनल इंटरनेशनल बाकी जितने भी सेक्शनल न्यूज़ होते हैं वो सब आने लगते हैं। ठीक है, तो कल हम बिहार का न्यूज़ डिस्कस किए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ तक बिहार का न्यूज़ हम बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी तक जो है डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे आगे गांधी सेतु को लेकर चलेंगे। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा पेज, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे पेजेस हैं, इसको जल्दी खत्म करना है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, यदि आपको अच्छा लगे, आपको लगे बेनिफिशियल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए हम। चलिए, इतना कहना चाहते हैं। और ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज है। आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं इससे मैटर नहीं करता है। आप अगर ये आकर देख लेते हैं और अभी से एग्जामिनेशन तक यदि 3 बार आप देख लेते हैं तो ये 100% गारंटी है कि जो 30 क्वेश्चन आएगा या 25 क्वेश्चन आएगा उसमें कम से कम आप 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा, यह गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है गांधी सेतु के बारे में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, गांधी सेतु के बारे में है। यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर और जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने 7 जुलाई 2022 को, 7 जुलाई 2022 को, आप लोगों को डेट याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, 7 जुलाई 2022 को, ठीक है, 7 जुलाई 2022 को क्या किया था, यहाँ पर ईस्टर्न लेन है महात्मा गांधी सेतु का। क्या है? महात्मा गांधी सेतु का ईस्टर्न लेन। देखिए 2 लेन में बन रहा है, यानी कि अगर ऐसे बनेगा तो इस साइड वाला क्या होगा, ईस्टर्न लेन, और इस साइड वाला क्या होगा, वेस्टर्न लेन। तो देखिए वेस्टर्न लेन तो कंप्लीट हो चुका है। ईस्टर्न लेन के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है कि जो ईस्टर्न लेन है महात्मा गांधी का, उसको इनॉग्रेट किया है। क्या किया है? उसको इनॉग्रेट किया है। तो बस यहां पर सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहां पर कि गांधी सेतु के ईस्टर्न लेन को किसने इनॉग्रेट किया है। तो सिर्फ वहां पर नितिन गडकरी नहीं होगा बल्कि वहां पर नीतीश कुमार भी थे। ठीक है, तो नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु, जो कि कहां पर है, पटना में है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में, इसका ईस्टर्न लेन को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कंट्री फॉर द 35 ईयर्स, पिछले 35 साल से ये पूरे भारत का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है। ठीक है, कंप्लीटेड आफ्टर 5 ईयर्स, नोटेबली वेस्टर्न लेन इनॉग्रेटेड। अब देखिए जो वेस्टर्न लेन है इसको कब, 31 जुलाई 2020 को इनॉग्रेट किया गया था। आप लोग थोड़ा पीछे का भी याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी पीछे का पूछती है। ठीक है, तो वेस्टर्न लेन को कब इसको इनॉग्रेट किया गया था, 31 जुलाई 2020 को। हालांकि इतना दिमाग में रखिए जो बिहार से रिलेटेड होता है रिसेंट ही पूछते हैं वो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या करेगा, जो पटना से वैशाली की दूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि पटना नीचे है, फिर गंगा नदी है और उसके बाद वैशाली है। जो ये पटना और वैशाली है इसका दूरी को ये कितना 15 मिनट में कवर करने के लिए बना देगा। ठीक है, यानी कि ये जो जब ये पुलवा बन जाएगी, यानी कि ये जब सेतु बन जाएगा, तो अब जो कहिए पुल कहिए, सेतु कहिए, ब्रिज कहिए, जो कहना है कहिए, जब ये बन जाएगा तो 15 मिनट में ही पटना से वैशाली पहुंचा जा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ द स्टील। अब देखिए यहाँ पर ये सीमेंट से ना बनकर किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। और यहां पर जो अभी इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, दिस ब्रिज इज द लार्जेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री, जो कि 5.6 किलोमीटर का है। बस आप लोगों को यहां पर ये बात याद रखना है कि ये जो ब्रिज है ये 5.6 किलोमीटर का है और पूरे भारत में सबसे लंबा स्टील ब्रिज अब यही होने जा रहा है। तो इसका कौन सा लेन को इनॉग्रेट किया गया है, इसके ईस्टर्न लेन को इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया है? नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर ने इसे किया है। वेस्टर्न लेन को कब किया गया था, तो 2020 जुलाई 2020 में इनॉग्रेट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, क्या है, पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि जो बिहार गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है एक लाइसेंस को। ठीक है, वो लाइसेंस क्या है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ठीक है, किसके लिए अप्रूव किया है, ओएनजीसी के लिए। यानी कि सीधी सी बात है, ओएनजीसी को यहाँ पर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दे दिया गया है टू असेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑयल रिजर्व इन द समस्तीपुर एंड बक्सर। मतलब समस्तीपुर और बक्सर में असेस करने के लिए कि वहां पर पेट्रोल है नहीं है, कितना मात्रा में है, क्या है, यानी कि पेट्रोल के बारे में हर चीज जानकारी लेने के लिए
बिहार गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो ओएनजीसी को प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, कहां पर ये करेंगे तो समस्तीपुर एंड बक्सर में। कहां पर ये एक्सप्लोरेशन करेंगे? समस्तीपुर एंड बक्सर में। आप लोग ये बात याद रखिएगा, बस यही पॉइंट पूछा जाएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पूछा जाए। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड ऑन द गिद्धेश्वर माउंटेन। देखिए पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को मालूम होना चाहिए ब्रह्मयोनी हिल के बारे में, गया में जो कि है, कहां में? गया में। आपको मालूम होना चाहिए ये बात, ये कि ये भी करंट अफेयर से पूछा था। हम इसी सीरीज में अभी करंट अफेयर आगे पढ़ाएंगे कि कहां पर वो है और ब्रह्मयोनी हिल क्यों पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार गिद्धेश्वर माउंटेन के बारे में पूछ ले कि ये गिद्धेश्वर माउंटेन कहां पर है। तो पहले यहां पर जानिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर कुछ एविडेंस फाउंड किया है, इन्हें कुछ एविडेंस मिला है कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर जो कि एंशिएंट ह्यूमंस का है, यानी एंशिएंट ह्यूमंस के कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर कुछ एविडेंस प्राप्त हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। कहां पर? गिद्धेश्वर माउंटेन, जो कि कहां पर है? लखवार, बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड महावीर। जो लॉर्ड महावीर है उसका बर्थ प्लेस क्या है? लखवार। और वहीं पर गिद्धेश्वर माउंटेन है, उसी का जो पत्थर है, उसी के पत्थर पर एक गुफा टक्का है, उसी में पेंटिंग मिला है। मेनली कहने की बात यहां पर यह है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू डेंस फॉरेस्ट ऑफ द गिद्धेश्वर माउंटेन, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर कहां पर है? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार म्यूजियम पटना के द्वारा किया जा रहा था। ये गिद्धेश्वर माउंटेन रेंज, एविडेंस ऑफ द मेनी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एविडेंस ऑफ मेनी रॉक पेंटिंग हैज बीन रिसीव्ड। पूछा जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो कि फाउंड हुआ गिद्धेश्वर माउंटेन में। ठीक है, पहली बात तो ये कहां पर है? तो ये जमुई में है। दूसरी बात कि यहां पर क्या मिला है? तो यहां पर रॉक पेंटिंग का एविडेंस मिला है। किसका? रॉक पेंटिंग का। ठीक है, रॉक पेंटिंग का एविडेंस मिला है। रॉक पेंटिंग को आप क्या कहें? पत्थर चित्रकारी। हालांकि ये तो नहीं, पट चित्रकारी ऐसा कुछ बोला जा सकता है, इसका रियल हिंदी तो नहीं मालूम है, लेकिन बस पेंटिंग आप समझ लीजिए, रॉक पेंटिंग यानी कि पत्थरों पर जो पेंटिंग बनाया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए जीआई टैग फॉर द खुरमा, तिलकुट एंड द बालूशाही ऑफ द बिहार, यानी कि इसमें इस न्यूज में बस इतना सा है, नाबार्ड का जो जनरल मैनेजर है डॉक्टर सुनील कुमार, इन्होंने बोला है कि हम जो खुरमा है, तिलकुट और बालूशाही जो कि बिहार का है, इसको जीआई टैग दिलवाने में आप लोगों का मदद करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या बोला है, बस इतना सा दिमाग में रखिए कि ये तिलकुट कहां से आता है? ये गया डिस्ट्रिक्ट से, यानी गया डिस्ट्रिक्ट का तिलकुट है। बालूशाही कहां का है? सीतामढ़ी का है। और खुरमा कहां का है? भोजपुर का है। तो तिलकुट कहां का है? गया का है। बालूशाही कहां का है? सीतामढ़ी। और खुरमा कहां का है? भोजपुर का है। बस इतनी सी बात आप लोग यहां पर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहां पर देखिए एक अनहद सवार है। ये क्या है? ये पोएम्स है, यानी कि पोएट्री है, कविताएं हैं। ठीक है, ये सागरिका राय के द्वारा लिखा गया है। इसको रिलीज किया है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक पोएट का कलेक्शन है, पोएम्स का कलेक्शन है। इसका नाम है अनहद सवार। इसको किसने लिखा है? तो सागरिका राय ने लिखा है। किसने? सागरिका राय ने। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ये क्या है? हिंदी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हिंदी की सेवा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, यानी कि 1919 ईस्वी को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 ईस्वी में, अक्टूबर 1919 में ही मुजफ्फरपुर में, कहां पर? मुजफ्फरपुर में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि 1935 तक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? मुजफ्फरपुर था, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर कर दिया गया? पटना में कर दिया गया। 1935 ईस्वी तक, यानी 1919 से 1935 तक हेडक्वार्टर कहां पर था? मुजफ्फरपुर में था। अब कहां पर कर दिया गया? तो पटना में कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो 41st जनरल असेंबली है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, देखिए मीटिंग होता है ना, तो उसी तरह बिहार साहित्य सम्मेलन का जनरल असेंबली हुआ, यानी कि मीटिंग हुआ। ये 41वां नंबर का मीटिंग था। आप लोग ये याद रखिएगा, 41st नंबर का था, 41 नंबर का ये मीटिंग था। ठीक है, 41st नंबर का मीटिंग था। ये अप्रैल 2 या 3 तारीख को हुआ था। कहां पर? कदमकुआं पटना में। कहां पर हुआ था? कदमकुआं पटना में हुआ था, द ऑडिटोरियम ऑफ द बिहार हिंदी साहित्य। अब यहां पर देखिए एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी, डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी, माफ करिएगा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी, इसको क्या किया गया है? इसको ऑनर किया गया है फॉर द फेमस बुक गजल राइटिंग ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी गजल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में किसको सम्मानित किया गया है, तो यहां पर डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी को किया गया है। किसको? डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी को किया गया है। किस बुक के लिए? गजल राइटिंग ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी गजल के लिए किया गया है।
क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट देखिए, भारत, पहली बात तो आप यहां पर ये याद रखिए, जो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये कहां पर आया? तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आया। कहां पर? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आया। यहां लिखा हुआ है ना, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? दरभंगा में। ठीक है, इसको किसके सुपरविजन में प्रिपेयर किया जा रहा था, यानी बनाया जा रहा था? तो ये कौन था? ब्रेडा। कौन है? ब्रेडा। तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। लेकिन अब जो न्यूज आया है ये 2022 की न्यूज है। क्या लिख रहा है यहां पर देखिए, पावर कंपनी ऑफ द बिहार। बिहार की कौन सी कंपनी? पावर कंपनी। इन्होंने प्लान किया है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाएगा। कहां पर? फुलवरिया में। और कहां पर? दुर्गावती में। कहां पर? फुलवरिया और दुर्गावती में। ठीक है, बनाया जाएगा। तो आप यहां पर ये दो बात बस याद रखिएगा कि पावर कंपनी के द्वारा बिहार में दो अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है, और वो कहां पर? फुलवरिया और दुर्गावती में, ये दो जगहों पर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 20 मेगावाट कैपेसिटी का है फुलवरिया वाला और 30 मेगावाट कैपेसिटी का है दुर्गावती वाला। ठीक है, तो ये जो फुलवरिया वाला है 20 मेगावाट, ये कहां पर है? राजौली नवादा में। यानी कि फुलवरिया में जो सोलर पावर बनेगा, तो ये फुलवरिया कहां पर है? नवादा में। यानी एक नवादा में बन रहा है, और जो दुर्गावती है वो कहां पर? कैमूर में। यानी कि क्वेश्चन देखिए दो तरीके से आ सकता है कि पहला आपकी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किसने यहां पर प्रपोज किया है कि हम बनाएंगे, तो वो कौन हो जाएगा? पावर कंपनी हो जाएगा बिहार का। दूसरी बात, कहां पर बनाया जाएगा? तो अगर डिस्ट्रिक्ट में दे दे तो कैमूर, और कहां पर होगा? नवादा में। लेकिन अगर यहां पर जगह दे दे तो फुलवरिया और दुर्गावती, तो बात यहां पर खत्म हो गया। बस और एक बात याद रखिएगा, 20 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो फुलवरिया का है, और 30 मेगावाट कैपेसिटी किसका है? दुर्गावती का है। ठीक है, अब जो ये 30 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो कि इंस्टॉल किया जा रहा है दुर्गावती डैम में। कहां पर? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में दुर्गावती डैम है, वहीं पर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम खत्म हो गया। आगे देखिए, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल और लेदर 2022। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये कब आया, ये पॉलिसी, ये जानना जरूरी है। किस डेट को आया, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है? द स्टेट कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन द 26 मई 2022। मई की न्यूज है। 26 मई 2022 अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंप्लीमेंट द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। देखिए सीधी सी बात है, 26 मई 2022 को अप्रूव कर दिया गया है कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रपोजल टू इंप्लीमेंट द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 को कब? 26 मई 2022 को यह कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया है। टोटल 18 प्रपोजल थे, ये सब का जाने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बाकी देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट। हाँ, इतना ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ ₹10 करोड़ to entrepreneurs and the investors who want to invest in the textile and the leather industry in the बिहार। कहने का मतलब है यहाँ पर कि टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में यदि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई इस कंपनी को बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? 10 करोड़ तक का जो है हेल्प करेगी, यानी कि ग्रांट देगी। किसके तहत? बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत, जो कि 26 मई 2022 को आई है। इससे ज्यादा इसमें जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए ई विधान सिस्टम। ई विधान सिस्टम क्या है? 23 मई 2022 चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी आफ्टर टेकिंग स्टॉक of the e-Vidhan system installed in the Himachal Pradesh Assembly in the Shimla said that e-Vidhan system will be implemented in the Bihar Assembly। सीधी सी बात बोली जा रही है कि 23 मई 2022 को जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन ने कहा है कि ई-विधान सिस्टम को जो है कहां पर? बिहार असेंबली में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कहां पर? बिहार असेंबली में इंप्लीमेंट किया जाएगा। किसके तर्ज पर? पहले हिमाचल प्रदेश में किया गया, ये कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किया गया, उसी के तर्ज पर अब बिहार में भी किया जाएगा। ई-विधान सिस्टम हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कब? 4 अगस्त 2014 को। तो ये जरूरी नहीं है याद रखना। अब ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछा सकता है। क्या है? द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें नवंबर 25, 2021 बिकेम द फर्स्ट हाउस इन द कंट्री। क्या है? पूरे भारत में ये पहला हाउस है। ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर 25 नवंबर 2021 को, इसी नवंबर का न्यूज है, 25 नवंबर 2021 को नेवा प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया गया।
इसको नेवा प्लेटफॉर्म। अब ये नेवा प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखिए नेशनल, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, NEVA, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखिए ये कुछ भी नहीं है, बस इतना समझिए, आपके मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, उसी तरह ये भी क्या है, नेवा एप्लीकेशन है, किसका है, ई विधान एप्लीकेशन है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा इससे रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चन का पूरा डॉक्यूमेंट हो या किसी भी चीज का पूरा डॉक्यूमेंट हो, इस पोर्टल में यानी इस एप्लीकेशन में इसको स्टोर किया जा सकता है और आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वहां का जो मेंबर है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एक पिन कोड लगता है वो डाला जाता है, आसानी से वहां पर जा सकते हैं और उसमें जो भी चीज होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप किसी भी रीजनल भाषा में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या किए हैं, यहां पर ये वाला जो PDF है ये हम कंप्यूटर में डाल दिए हैं, हम इजिली एक्सेस कर ले रहे हैं ना, इसको खोल रहे हैं, हमको एक सॉफ्टवेयर है इसमें, जाते हैं खोलते हैं, हमको ये मिल जाता है, दिख जाता है। उसी तरीके से ई विधान क्या है, यानी नेवा प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर बहुत सारा क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा जाता है और वो दो भाषाओं में सेव होती है, एक तो इंग्लिश कंपलसरी उसमें सेव होगी और दूसरा कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में वहां पर होती है, ठीक है। तो ये है नेवा प्लेटफॉर्म। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको 25 नवंबर 2021 को अडॉप्ट कर लिया नेवा प्लेटफॉर्म को, और पूरे देश का पहला हाउस बन गया जो कि फुल्ली इसको अडॉप्ट किया है नेवा प्लेटफॉर्म को, ठीक है। किस सेशन में क्या था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये विंटर सेशन चल रहा था 2021 का, इसमें ये किया गया था, ठीक है। नेवा प्लेटफॉर्म इन द पेपरलेस मोड, और पूरा पेपरलेस हो गया क्योंकि पेपर रहेगा कहां जब सारा डॉक्यूमेंट आप उसमें सेव कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से अब क्या किया जा रहा है, इसको बिहार असेंबली में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अभी बिहार विधान परिषद में किया गया था, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको किया जाना का इंप्लीमेंट किए जाना का बात किया जा रहा है। यानी 23 मई 2022 को जो चेयरमैन है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में असेंबली में इसको अपनाया गया ई विधान सिस्टम को, ई विधान पोर्टल को, उसी प्रकार से अब बिहार में भी इसे अपनाया जाएगा। तो बिहार का जो असेंबली है उसमें अपनाया जाएगा, सीधी सी बात यहां पर यह कही जा रही है। अब देखिए ई संजीवनी पोर्टल, बस सिंपल सा समझिए, ई संजीवनी पोर्टल क्या चीज है, ये एक पोर्टल है जो कि टेलीमेडिसिन का काम करता है। टेलीमेडिसिन मतलब क्या होता है, आप टेलीफोन से बातचीत करते हैं और जो मेडिसिन मंगवाना होता है आप अपने घर पर मंगवा लेते हैं, इसे ई संजीवनी पोर्टल कहा जाता है। यहां पर देखिए 19 मई 2022 को बिहार हेल्थ मिनिस्टर ने इंफॉर्म किया था कि ई संजीवनी इन द बिहार इन फरवरी 2021 में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है बिहार में ई संजीवनी पोर्टल, तो ये फरवरी 2021 में हुआ है। उस समय से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक 12,89,602 पीपल जो है इसमें, जो कि 38 जिला से बिलोंग करते हैं, इसका फायदा उठा चुके हैं। तो आपको यहां पर ये नंबर फंबर उतना कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए ई संजीवनी पोर्टल कब शुरू किया गया था बिहार में, तो ये किया गया था फरवरी 2021 को, बस इतना सा आपको याद रखना है, कब, फरवरी 2021 को, ठीक है। ई संजीवनी हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट हैं। पहला फर्स्ट है ई संजीवनी और सेकेंड क्या है, ई संजीवनी ओपीडी। बस ये 2 बात, और 2 बात याद रखिएगा कि ई संजीवनी का 2 पार्ट है, पहला है ई संजीवनी, दूसरा है ई संजीवनी ओपीडी। बोथ ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है मोहाली में। कहां पर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ई संजीवनी पोर्टल जो कि बिहार में है, जिसमें ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी आता है, जिसे कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ई संजीवनी क्या है, एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम है। ये भी बात याद रखिएगा कि क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम है, मतलब आप डॉक्टर से टेलीफोन पर यानी कि इंटरनेट पर आप उससे पूछ सकते हैं चीजों को, ठीक है। बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर, किस योजना के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो आयुष्मान भारत सेंटर फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस
प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसे लागू किया जा रहा है। किसके? आयुष्मान भारत सेंटर फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत इसे लागू किया जा रहा है। ई संजीवनी ओपीडी वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। और ये क्या है? पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन है, मतलब पेशेंट डॉक्टर से इंटरनेट पर बातचीत वार्तालाप कर सकता है और दवाई वगैरह मंगवा सकता है। ये है पटना तालुका डेमोलेशन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसे जो है डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया। उसी प्रकार से पटना में भी एक था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। ये 350 साल पुराना बिल्डिंग था। कितना? 350 साल पुराना बिल्डिंग था। कलेक्ट्रेट ऑफिस, क्या था ये? कलेक्ट्रेट ऑफिस इन द बिहार कैपिटल पटना। कहां पर है? कलेक्ट्रेट ऑफिस बिहार कैपिटल पटना में जो है वो 350 साल पुराना था। इसको डिमोलिशन के लिए अलाउड कर दिया गया, यानी कि इसको ध्वस्त करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। बस इतना सा याद रखिएगा। बिहार यूनिट ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है फाइल्ड। अब ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं, बस इतना सा याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। देखिए जो न्यूज इंपॉर्टेंट होगा वहां हम आपको लगवा देंगे। जैसे ई संजीवनी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप ये याद रखिएगा। फिर यहां पर हम आपको बताते हैं ई विधान सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खुरमा वाला इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पर लगाना भूल गए, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन द देशवर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि देशवर माउंटेन कहां पर है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में। पेट्रोलियम रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया है? तो ओएनजीसी को दिया गया है, इतना याद रखेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर आ रहा है? पहला वाला पूछ सकता है, बाकी ये वाला तो लग नहीं रहा है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। गांधी सेतु का चांस कम है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बिहार इन्वेस्टर समिट। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 में कहां पर हुआ, ये जरूरी है जानना। तो देखिए बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 वाज हेल्ड इन द दिल्ली। कहां पर हुआ? दिल्ली में। अब बहुत सारा उसमें ऑप्शन रहेगा जो कि बिहार का भी रहेगा, हो सकता है नालंदा दे दे, गया, पटना, इस तरह दे दे। उसके बाद एक ऑप्शन रहे दिल्ली, और उसके बाद रहे नॉन ऑफ द अबव। तो अब क्या सोचेगा विद्यार्थी, एस्पिरेंट क्या सोचेंगे कि बिहार इन्वेस्टर समिट है तो बिहार में हुआ होगा और कहीं पर लगाकर आ जाएंगे, लेकिन आपको दिल्ली लगाकर आना है। कहां पर? आपको दिल्ली लगाकर आना है, ठीक है। क्यों किया गया था? ताकि इन्वेस्टर जो है उसको अट्रैक्ट किया जा सके और बोला जा सके कि आप बिहार में भी इन्वेस्ट करिए, ठीक है। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 कहां पर? दिल्ली में इसे किया गया टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर ऑफ बिहार ऑन द 12 मई 2022 को। कब कंडक्ट किया गया था ये? तो 12 मई 2022 को किया गया था। द समिट इन द न्यू दिल्ली वाज इनॉग्रेटेड, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? बाय द बिहार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। अब कितना के द्वारा ये किया गया अटेंड, ये सब जानने का जरूरत है, बस इतना सा इसमें याद रखिए। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 कहां पर हेल्ड किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। कहां पर? क्यों? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू द बिहार, 12 मई 2022 को। बस इतना सा दिमाग में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीनेम गया इज द गया जी, ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये होता नहीं है कंप्लीट तब तक ये न्यूज में आएगा नहीं। लेकिन हाँ हो सकता है आ जाए कि हाँ प्रपोज्ड है, क्योंकि अगर देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज कर ले तो एक न्यूज बनने का चांस होता है। फिर भी जान लीजिए, क्या पता भूले भटके आ जाए। देखिए गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, वहां का जो डिप्यूटी मेयर है उसने इन्फॉर्म किया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बिल पास कर दिया है, ठीक है, जिसमें कि ये बोला गया है, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है जिसमें ये बोला गया है कि गया का नाम अब क्या करना होगा, क्या किया जाएगा, गया जी। क्या नाम रखा जाएगा इसका? गया जी। और एक एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी सबमिट कर दिया है। तो बस आप इतना सा इसमें याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो गया को किस नाम से जाना है? गया जी। अभी हुआ नहीं है, वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे एक रिजोल्यूशन को पास किया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी एप्लीकेशन लिख दिया है। ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशरूम प्रोडक्शन वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। इसमें बोला गया है कि बिहार हैज बिकम द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि बिहार जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है। सबसे ज्यादा मशरूम का जो प्रोडक्शन है, मशरूम मतलब समझते हैं, मशरूम हम लोग तो उसको बिहार में छाता बोलते हैं, छाता, ठीक है। तो मशरूम का प्रोडक्शन बिहार सबसे ज्यादा कर रहा है, ठीक है।
प्रोड्यूसिंग मोर देन कितना 28,000 टन मशरूम का प्रोडक्शन किया है। कब 2021-22 में 2021-22 में कितना प्रोडक्शन हुआ है तो 28,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इससे पहले कौन था पहले नंबर पर तो ओडिशा था। किसको ओवरटेक किया है ओडिशा को ओवरटेक किया है। ठीक है, अर्लियर ओडिशा वाज रैंक्ड फर्स्ट। ओडिशा क्या था पहले यानी कि 2021-22 से पहले क्या था पहले नंबर पर था। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2021-22 में मशरूम प्रोडक्शन ऑफ द बिहार कितना है 10.82% ऑफ द टोटल मशरूम प्रोडक्शन इन द कंट्री। पूरे भारत का 10.82% जो मशरूम का प्रोडक्शन है वो कौन करता है सिर्फ और सिर्फ बिहार करता है। कितना ये याद रखेगा 10.82% पूरे भारत का पूरे भारत में मान लीजिए 100 केजी मशरूम का प्रोडक्शन होता है तो उसमें लगभग 11 किलो का प्रोडक्शन कौन करता है भारत ही करता है। ठीक है, कौन करता है भारत करता है, ये बिहार करता है पूरे भारत का। और किस नंबर पर आता है पहले नंबर पर आता है। ठीक है, बस इतना सा बात इसमें याद रखिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब यहां पर देखिए क्या है while बिहार had produced 23,000 tons of the mushrooms in the last year the state was ranked 13th। ये पहले साल क्या बोल रहा है ये 13th नंबर पर था। ये सब उतना जाना अकॉर्डिंग टू द हॉर्टिकल्चर बोर्ड डाटा महाराष्ट्र। हाँ, अब यहां पर देखिए महाराष्ट्र इज द सेकेंड। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है सेकंड नंबर पर है। उसके बाद ओडिशा तीसरे नंबर पर चले गया है। तो पहले नंबर मशरूम का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है बिहार में होता है। उसके बाद कहां पर महाराष्ट्र में और उसके बाद ओडिशा में होता है। बिहार कितना परसेंट यानी पूरे भारत का कितना परसेंट करता है प्रोडक्शन तो 10.82% करता है। इतना सा बात आप लोग याद रखिएगा। पहले बिहार 13वां नंबर पर आता था। बिहार रैंक्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब बिहार का रैंकिंग जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है। इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदाविया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बोला गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार इसी से रिलेटेड है बिहार रैंक्स सेकेंड ओनली टू द कर्नाटका इन द केसेस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, वुमेन के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है बिहार ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको याद रखना है। जबकि लक्षद्वीप में क्या है लोवेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लक्षद्वीप पूछा जाएगा पूरे भारत में कहां पर सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो कहां पर होता है ये लक्षद्वीप में होता है। यहां पर मात्र 2.1% होता है। बिहार दूसरे नंबर पर है जहां पर 48% होता है। ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो रिपोर्ट इन्होंने दिया है कम से कम नियरली 1/3 ऑफ द वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल और द सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, कम से कम पूरे भारत में जितनी महिलाएं हैं उसका 1/3 महिला जो है वो किसी न किसी प्रकार के वायलेंस को सह रही है, चाहे वो फिजिकल हो सेक्सुअल हो या वो डोमेस्टिक। वाइल द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड 31.2% टू 29.3%। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये 31.2% से 29.3% हो गया है। ये रिपोर्ट बोला जा रहा है किसके अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है। आप लोग इस रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिए। यहीं पर इसी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे भारत में जितनी महिलाएं हैं उसका 1/3 महिला जो है फिजिकल या तो सेक्सुअल वायलेंस को सह रही है और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो 31.2% से घटकर 29.3% हो गया है, लगभग 29% हो गया है। बिहार डोमेस्टिक वायलेंस के केस में दूसरे नंबर पर है, कर्नाटका पहले नंबर पर है और लक्षद्वीप सबसे लास्ट पर है। अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ना है पढ़ लियो। वैसे ये सब आने का कोई भी संभावना नहीं है, जो यहाँ पर बताएं आपको जितना सा ये इतना सा आने का इसमें संभावना है बस। अब क्या है देखिए फिलो पोर्टल। ये फिलो पोर्टल क्या है 6 मई 2022 को बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, किसने बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने लॉन्च किया। क्या चीज लॉन्च किया फिलो पोर्टल इन द गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड द हायर सेकेंडरी स्कूल्स एट द श्री कृष्णा मुरारी हॉल इन द पटना। इतना सा याद रखिए कि फिलो ऐप पहली बात किससे रिलेटेड है तो ये बिहार स्टेट से रिलेटेड है। किसने इसे इनॉग्रेट किया है, किसने इसे लॉन्च किया है तो बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने किया है। ठीक है, और किसके लिए किया गया है तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए किया गया है। कहां पर पटना में किया गया।
अब ये जान लीजिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है। द पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट मोर देन 45 lakh स्टूडेंट फ्रॉम 9 to 12 स्टैंडर्ड स्टडिंग इन द स्कूल्स व्हिच विल प्रमोट द डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द स्कूल एजुकेशन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। क्या है, स्कूल में डिजिटल, क्या चीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए फिलो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? विजय कुमार चौधरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें कौन कौन सा स्कूल कवर होगा? तो 9 से लेकर 12th तक के इसमें बच्चे कवर होंगे और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए किया गया है। तो इसमें प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इसमें है कि प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द स्कूल एजुकेशन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो स्कूल एजुकेशन में प्रमोट किया जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ठीक है। दिस पोर्टल, ये देखिए, अब ये पोर्टल टीचर विल आल्सो बी ट्रेंड ऑन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी सिंपल समझ लीजिए, जो फिलो पोर्टल है, पहली बात ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए किया गया है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए किया गया है, ये टीचर्स के लिए भी किया गया है। इस पर क्या होगा? तो डिजिटल लर्निंग को, ठीक है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी को पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस पर मास्टर हो चाहे बच्चा हो, वो सब आकर सीख सकता है। कहने की बात बस इतनी सी है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया फिलो एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। बस आपको यहां पर एक बात याद रखना है कि कहां पर बिहार का पहला एनिमल साइंसेस इंडस्ट्री को ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहां पर खोला जाएगा इसे? तो ये बिहार चीफ मिनिस्टर ने एक फाउंडेशन लेट किया। कहां पर? ये पटना में। कहां पर? पटना में। फर्स्ट एनिमल यूनिवर्सिटी इन द पटना। क्वेश्चन आएगा कि बिहार का पहला एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी कहां पर बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। और यहां पर याद रखिए, ये पूरे कंट्री में सिर्फ यही है, बिहार ही ऐसा है जहां पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार, देखिए, ये ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा? ये पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था। अरेस्ट टू कंडक्ट द अरेस्ट वायलेटर्स ऑफ द प्रोहिबिशन लॉ। जो दारू पीता है ना, उसका प्रोहिबिशन लॉ है ना, तो उसमें कौन कौन धांधली कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके अंतर्गत अरेस्ट वगैरह करने के लिए जो है ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया गया था। इसके तहत एंटी लीकर टास्क फोर्स बनाया गया। क्या बनाया गया? एंटी लीकर टास्क फोर्स बनाया गया, ठीक है, जो कि 1.59 लाख लीकर को अरेस्ट किया है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इतना अरेस्ट, अभी सब जानने का कोई जरूरत यहां पर नहीं है, बस इतना सा जानिए। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा इसे शुरू किया गया है ऑपरेशन प्रहार को। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? तो ये एंटी लीकर टास्क फोर्स से रिलेटेड है, यानी कि ये प्रोहिबिशन लॉ को वायलेट करने से रिलेटेड है, ठीक है। बस अब है बर्ड सेंसस स्टैटिस्टिक्स रिलीज इन द बिहार। अब बिहार में बर्ड सेंसस स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया गया है। देखिए, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है। देखिए, फिर भी एक बार हम यहां पर पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, डाटा ऑफ अनप्लॉयड बर्ड सेंसस हुआ था रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। पहली बात तो पहली बार इसे रिलीज किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। कब? फरवरी 2022 में इसे लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज ऑफ द बिहार इन द कोलैबोरेशन विद द वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पर जो हम पढ़े हैं, जहां ये हम टिक लगाए, ये वाला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च किया गया। तो फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ द बिहार और वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, ठीक है। इसे रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो इसे चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा रिलीज किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन, देखिए क्या बोल रहा है, 202 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द टोटल 68 रिजर्वायर ऑफ द स्टेट। बिहार स्टेट में 202 स्पीसीज मिला है। किसका? बर्ड्स का। कितना? 202 स्पीसीज। और टोटल 68 रिजर्वायर में टोटल नंबर ऑफ दिस बर्ड्स कितना है? 45,173 बर्ड है। कितना? 45,173 बर्ड है। आउट ऑफ दिस 80 स्पीसीज आर ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। क्या बोल रहा है? पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं।
स्पीसीज यानी 202 में, 80 पानी में रहते हैं, इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या हो गया, लेसर व्हिसल डक, एशियन ओपन बिल्ड स्ट्रोक, लीटर कॉमरेंट एंड ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं, सब मत देखिए, बस इतना जानिए यहाँ पर कि बिहार सेंसस का स्टेटिस्टिक जो है रिलीज किया गया है पहली बार कब, फरवरी 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया, वेटलैंड इंटरनेशनल के इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे किया गया। ठीक है, बस एज पर द कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स देख लीजिए कहां पर सबसे ज्यादा है, तो गोगा बिल लेक जो है यहां पर सबसे ज्यादा बर्ड आती है, उसके बाद इंद्रपुरी बैरेज में और उसके बाद नागीनक्टी डैम में। ठीक है, अब क्या है, विराट रामायण टेम्पल, बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी विराट रामायण टेम्पल के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो बस इतना याद रखिए, ये ईस्ट चंपारण में है। कहां पर, ईस्ट चंपारण में है। तो क्या बोल रहा है, ऑन द ओकेजन ऑफ द अक्षय तृतीया 3 मई 2022 कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द विराट टेम्पल वाज लॉन्च्ड, विराट टेम्पल बनाया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहां पर, ईस्ट चंपारण में, कहां पर किया गया है, ईस्ट चंपारण में। अब विराट रामायण टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टावर ऑफ द टेम्पल्स, किस कॉन्सेप्ट पर, टावर ऑफ टेम्पल्स के कॉन्सेप्ट पर विराट रामायण टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें 15 पीक्स होंगे, 270 फीट हाई होगा। ठीक है, शिवलिंग विल बी इंस्टॉल्ड, अब ये सब जानने का उतना कोई जरूरत नहीं है, ये सब भी जानने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि जो विराट रामायण टेम्पल है इसे कहां पर लॉन्च किया गया है, कहां पर इसे बनाया जाएगा, तो ईस्ट चंपारण में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल सिलेक्शन ऑफ द न्यू पैडी वैरायटी हीरा। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से हीरा जो है वो किसकी वैरायटी है, चावल की, गेहूं की, मक्का की, मकई की, तो किसकी है ये, तो किसका हो जाएगा, ये चावल का, पैडी का वैरायटी है, किसका है, धान का वैरायटी है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, 57th एनुअल पैडी रिसर्च मीटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कि हैदराबाद में हुआ। पहली बात इतना जानिए कि इंटीग्रेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका एनुअल मीटिंग हुआ, क्या हुआ, इसका एनुअल मीटिंग हुआ जो कि 57th नंबर का था, कितना, 57th नंबर का था, कहां पर हुआ, हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद में हुआ। वहां पर सेलेक्ट किया गया कि जो पैडी हीरा है इसको पूरे नेशनल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसे बनाया जाए, मतलब इस हीरा, ये जो हीरा कैटेगरी का है, यानी कि ये नया वैरायटी जो चावल का है, धान का है, इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अब लगाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है इस मीटिंग के अनुसार। द न्यू वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, न्यू वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड बाय द डॉक्टर प्रकाश सिंह, किसके द्वारा, डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये साइंटिस्ट कहां पर है, तो वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज डुमराव एंड हिज टीम के द्वारा इसको क्या किया है, एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, यानी कि इसको जो हीरा प्रजाति का जो पैडी है यानी धान है, इसको डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा डेवलप किया गया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज के साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, डुमराव, और उसका टीम है जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उन्होंने इसे डेवलप किया है। दिस वैरायटी ऑफ पैडी विल नॉट डिटेरियरेट इवन बीइंग सबमर्ज्ड फ्लड वाटर ऑफ द 15 डेज, यानी अगर खेत में 15 दिन तक पूरा उपडुब पानी रहे ना, तो भी ये जो बीज है ये खराब होने वाला नहीं है, यही इसकी खासियत है। तो हीरा बीज आप लोग याद रखिएगा, ये पैडी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो पैडी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पैडी से, यानी कि धान से। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 23 अप्रैल 2022 को यूनियन होम एंड द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या बोल रहा है कि 23 अप्रैल 2022 को, कब, 23 अप्रैल 2022 को यूनियन होम एंड द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस्ड बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव इन द जगदीशपुर बिहार। कहां पर, जगदीशपुर बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव को मनाने के लिए कौन आए थे, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसे एड्रेस किया था। ये 164th नंबर का था ये फेस्टिवल, विक्ट्री फेस्टिवल है ये, इसे बोला जाता है विक्ट्री फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंतर्गत ही इसे मनाया गया। कहां पर, वीर कुंवर सिंह जहां पर जन्मे थे, यानी जगदीशपुर में। ठीक है, अब यहां पर एक रिकॉर्ड कायम किया गया, रिकॉर्ड ऑफ होस्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फ्लैग्स, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्लैग्स फहराने का रिकॉर्ड कायम किया गया। कितना, 77,993 फ्लैग को यहां पर फहराया गया, और
ठीक है, बस इतना सा बात याद रखिए। ये लाइन याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना सा बात आप यहां पर याद रख सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दिन कौन उपस्थित थे, तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो उपस्थित थे। यहाँ पर जगदीशपुर में ये फेस्टिवल मनाया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन द बिहार। अब यहाँ पर देखिए 21 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, अप्रैल के न्यूज में घुस चुके हैं। 21 अप्रैल 2022 में क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट विथड्रू द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फ्रॉम द लोहार कास्ट बाय इशूइंग एन ऑर्डर। लोहार कास्ट है एक बिहार में, उससे क्या किया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस वापस ले लिया गया। ठीक है, बस इतना सा ही बात आप याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये डिसीजन आप वापस लीजिए। क्या है यहाँ पर देखिए, 2016 में क्या हुआ था कि लोहार कास्ट जो कि बिहार वाज रिमूव फ्रॉम द कैटेगरी, बता रहे हैं रिमूव फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड गिवन द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए लोहार कम्युनिटी जो है ना बिहार में, इसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से बिहार गवर्नमेंट ने 2016 में क्या कर दिया था, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया था। बस इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं आप वापस लीजिए, ये सही नहीं है, तो यहीं पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस को वापस लिया गया है। बस इतना सा बात आप यहाँ पर याद रखिए। एक जजमेंट हुआ था, याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, जजमेंट इन द सुनील कुमार एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एंड ओआरएस, इसके द्वारा केस फाइल किया गया था। एनुअल बजट एक्सपेंडिचर, बिहार ज्वाइंट द 6 लीडिंग स्टेट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, एनुअल बजट एंड द एक्सपेंडिचर, बिहार ज्वाइंट द 6 लीडिंग स्टेट। यहां पर ध्यान दिए, देखिए 12 अप्रैल 2022 को बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है, विजेंद्र यादव। इन्होंने कहा है कि इन टर्म्स ऑफ द एनुअल बजट एक्सपेंडिचर, एनुअल बजट एक्सपेंडिचर जो होता है, बिहार हैज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ 6 लीडिंग स्टेट्स बाय स्पेंडिंग 2 लाख करोड़ इन अ ईयर, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है, बिहार जो है इसका जो बजट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर ये 2 लाख करोड़ रुपया का हो गया है, और ये पूरे भारत में 6 ऐसा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज्यादा बजट एक्सपेंडिचर है, उसमें ये अब पहले स्थान पर आ गए हैं। करने की बात यहां पर बस इतनी सी है। बिहार इज अहेड ऑफ द 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एनुअल बजट एक्सपेंडिचर। जो बजट एक्सपेंडिचर है इसमें बिहार पहले नंबर पर है, और जो उसके बाद 5 स्टेट है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो यहां पर लिखा हुआ है देखिए, बिहार इज अहेड ऑफ 5 स्टेट्स, 5 स्टेट से अब आगे है ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 6 स्टेट के कैटेगरी में ये आ गया है। कितना बजट एक्सपेंडिचर आया है बिहार का, अब स्पेंडिंग 2 लाख करोड़ इन ईयर, एक साल में कितना, 2 लाख करोड़। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। अब यहां पर थोड़ा सा एक और बात है, दिमाग में रख लीजिए। ही इन्फॉर्म्ड दैट स्टेट्स जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय द 70% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कितना, 17% से बढ़ा है। ठीक है, बस खत्म हो गया। बाबा केवल धाम स्टेट फेयर, बस खाली ये देख लीजिए कहां पर होता है ये। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, किसने, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 3 डे बाबा केवल धाम स्टेट फेयर इन इंद्रवारा विलेज ऑफ द समस्तीपुर। तो ये बाबा केवल धाम स्टेट फेयर कहां पर होता है, तो ये समस्तीपुर में होता है। कहां पर, समस्तीपुर में होता है। ये बिगेस्ट रिलीजियस फेयर है ऑफ द निषाद समाज, ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल। निषाद समाज के द्वारा इसे मनाया जाता है। किसके द्वारा, निषाद समाज के द्वारा इसे मनाया जाता है। बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों है अभी बता रहे हैं। पहली बात तो ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, और दूसरी बात 2010 में चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसे, ये जो फेयर है, ये जो मेला है, इसको स्टेटस ऑफ द स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, स्टेटस ऑफ स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया था 2010 में चीफ मिनिस्टर के द्वारा। किसको, बाबा केवल धाम स्टेट फेयर को। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है किस रिवर के किनारे होता है, तो एक नून रिवर है। कौन सा रिवर, नून रिवर है, इसी के किनारे होता है। कहां पर, समस्तीपुर में। आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। इसमें जानेंगे कि बिहार का जो है क्लाइमेट को लेकर क्या
तैयारी है नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। तो बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द अचीवर्स। पहली बात तो ये जानिए, अचीवर्स इन द रिपोर्ट रिलेटेड टू द स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा। पहली बात ये क्या जानना है यहाँ पर कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये जो राउंड 1 है, क्या चीज, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1, इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें बिहार को अब अचीवर्स के कैटेगरी में रखा गया है। इसमें बिहार का रैंक कितना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीति आयोग से जो भी रिपोर्ट होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इतना जान लीजिए। बिहार का रैंक इसमें कितना है, 15th है, कितना है, 15वें नंबर पर है इसी रिपोर्ट में, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। और स्कोर क्या है इसका, 38.3, कितना है, 38.3। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें बिहार का स्थान क्या है, 15वां नंबर है, बिहार का स्थान 15th है। और इसमें जो है स्कोर कितना है, 38.3 है। कितना स्कोर है, 38.3 है, 40 से 2 कम, 38.3 है और 15 स्थान है इसमें बिहार का। ठीक है, ये बार बार रिपीट हम कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ 2019-20 का डेटा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही 3 लाइन है यहां पर। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे देख लीजिए क्या क्या है। सिग्निफिकेंटली दिस इंडेक्स ट्रैक्स द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज क्लाइमेट एंड एनर्जी बेस्ड पर 6 पैरामीटर। इसके कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर। इसमें क्या किया जाता है उतना जानने जरा, बस इतना जान लीजिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और यूनियन के द्वारा, सॉरी यूटी के द्वारा क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर के को लेकर क्या इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन सा इसमें एफर्ट्स लगाया गया है, ठीक है, किस लेवल पर काम किया जा रहा है, इन सब चीजों को देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इस इंडेक्स में। पैरामीटर क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्कम्स। डिस्कम्स कौन होते हैं, जो बिजली वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, डिस्कम्स। एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, और तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, न्यू इनिशिएटिव्स एंड द एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी। ये याद करना है करिए, ना करना है मत करिए, बस इतना याद करिए कि इसका कितना पैरामीटर है, 6 पैरामीटर है। ठीक है, द स्कोर ऑफ बिहार वाज रिस्पेक्टेड। अब इन सब में बोला गया है कि इसमें कहां पर कितना है, तो इतना ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके का बहुत इंडेक्स है, अगर आप सब में इस तरह का बिहार का सब चीज याद रखने लगेगा तो अगर वो इतना अंदर से पूछ भी दिया तब को याद नहीं रहेगा वहां पर, तो फालतू का क्यों समय लगा इसमें। बस इतना सा याद रखिए कि यहां पर बिहार स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में बिहार का रैंक क्या है, तो 15th है। इसका स्कोर क्या है, 38.3 है ओवरऑल स्कोर। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर है, खत्म हो गया। निपुण भारत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी निपुण बिहार स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानने से पहले यहां पर ये देख लीजिए, चलिए यहीं शुरू करते हैं। क्या है, इन रिव्यू मीटिंग द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू इंप्लीमेंट निपुण बिहार योजना इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द बिहार इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून यानी कि सीधी सी बात है कि जून में ये निपुण बिहार योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब ये निपुण बिहार योजना क्या है, आप लोग निपुण भारत योजना पढ़े होंगे, उसी के तर्ज पर यहां पर निपुण बिहार योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन विल बी मेड प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, मतलब जो बच्चे हैं उसको रीडिंग कराया जाएगा अच्छे से, मतलब उसको रीडिंग करने के लिए सिखाया जाएगा, उसको प्रोफिशिएंट बनाया जाएगा, मतलब बहुत अच्छा बनाया जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग में उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अच्छा बनाया जाएगा। न्यूमेरिकल एक्टिविटीज के सॉल्विंग में उसको अच्छा बनाया जाएगा। जैसे एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो उसको क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। रीडिंग और राइटिंग बताया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, निपुण बिहार योजना के अंतर्गत। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। किसके चेयरमैनशिप में, इसके चेयरमैन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रवि प्रकाश इसके चेयरमैन है। कौन है, रवि प्रकाश इसके चेयरमैन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि निपुण बिहार
योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है। इसका चेयरमैन कौन है? तो कौन है? रवि प्रकाश इसके चेयरपर्सन है। ठीक है। इट इज वर्थ नथिंग दैट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी निपुण भारत स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निपुण भारत स्कीम शुरू किया गया है। किसके अंतर्गत? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शुरू किया गया है। क्या चीज के लिए? टू इंप्रूव द बेसिक लिटरेसी एंड द न्यूमेरिकल नॉलेज। बेसिक लिटरेसी जो होता है, यही सब रीडिंग राइटिंग इस सब से रिलेटेड एमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइमरी क्लासेस, मेनली क्लास 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निपुण भारत स्कीम में कहां से लेकर कहां तक के बच्चे को कवर किया जाता है? तो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चे को कवर किया जाता है। उसको रीडिंग राइटिंग में प्रोफिशिएंट बनाना होता है। ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाना है, तो ये सब में इसको अच्छा बनाना है। देयर इज प्लान टू स्टार्ट दिस इन द बिहार, जैसे निपुण बिहार, इसी तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। बस इतनी सी बात है। अब बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यहां पर देखिए 4 अप्रैल 2022 को, डेट याद रखने का इसमें जरूरत नहीं है, जिसमें होगा हम बता देंगे। बिहार गवर्नर फागू चौहान, किसने? बिहार का गवर्नर फागू चौहान ने ओथ दिलाया है किसको? फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। बिहार स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। वो कौन है? फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण, फूल चंद्र चौधरी एंड त्रिपुरारी शरण, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। इसका ओथ किसने दिलवाया? तो गवर्नर ने दिलवाया। किसने? गवर्नर। बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो कि किसी न किसी कानून से, किसी एक्ट से बनाया जाता है। कब स्टैब्लिश किया गया? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जून 2006 में, कब? जून 2006 में 15 सेक्शन 15 के अंतर्गत किसका? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पहली बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। इस एक्ट के सेक्शन 15 के अंतर्गत जून 2006 को बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना करी गई। ठीक है। अब यहां देखिए प्रेजेंट में कितना है? 3 ठो पोस्ट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। ठीक है। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये कौन है? बिहार स्टेट के, यहां पर देखिए लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार सिन्हा। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है बिहार स्टेट का कौन है? ये नरेंद्र कुमार सिन्हा है। आप लोग ये बात याद रखिएगा, ये न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट इन द बिहार लिकर प्रोविजन एक्ट। अब बिहार लिकर प्रोविजन एक्ट 2022 आया, ये इसमें अमेंडमेंट किया गया। ये 30 मार्च 2022 को बिहार प्रोविजन एंड द एक्साइज अमेंडमेंट बिल आया, जो कि दोनों हाउस के द्वारा इसे पास कर दिया गया। ठीक है। कब? 30 मार्च 2022 को आया। ठीक है। अंडर दिस अमेंडमेंट क्या बोला गया कि अ प्रोविजन हैज बीन मेड रिलीज द ऑफेंडर बाय पेइंग अ फाइन। बोला गया कि फाइन लगेगा और जो भी ऑफेंडर है, जो भी रूल को वायलेट किए हैं, उसको छोड़ा जा सकता है फाइन पे करके। बात करता हूं वाकई कराटे चैंपियनशिप 2022, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए क्या है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप कहां पर हुआ? ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में हुआ। कहां पर? पहली बात तो ये जानिए क्या चीज? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहां पर? हरियाणा में हुआ। ठीक है। इसमें बिहार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज का मेडल जीता है। कांस्य पदक इसमें जीता है। किसने? बिहार ने ब्रॉन्ज मेडल। जाबिर अंसारी ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी, कौन सा? जाबिर अंसारी, याद रखिए, जाबिर अंसारी ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द 75 kg वेट कैटेगरी of the competition by securing the joint position of the राजेश और द वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी। ये सब जानने की जरूरत है। बस इतना याद रखिए कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। ठीक है। बिहार ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिहार में किसने जीता? तो जाबिर अंसारी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लिए, क्या है, अमन कुमार ऑफ द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, पंजाब का ही है, इन्होंने पहला पोजीशन प्राप्त किया है। ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं, पहला पोजीशन किसने, बस इतना जानिए कि बिहार ने कौन सा मेडल जीता और किसने जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता किसने, जाबिर अंसारी ने। बात खत्म है। कहां पर हुआ था, यूनिवर्सिटी हरियाणा में हुआ था। बिहार दिवस 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे क्वेश्चन 66 में 65 में आते रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। अरे हो जाओ भाई, ठीक है। देखिए 22 से 24 मार्च को 3 दिन का, ये सब पूछा जा सकता है, 22 से 24 मार्च 3 दिन का 110वां नंबर का बिहार दिवस, कौन सा, 110th नंबर का बिहार दिवस, 110वां नंबर का बिहार दिवस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द गांधी मैदान पटना। पूछा जाएगा कि कौन सा एडिशन 110वां नंबर का, कब से कब तक, बिहार से 22 से 24 मार्च तक 3 दिन का ये फेस्टिवल था, गांधी मैदान में इसको ये ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जानना है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जान लिए, इस ओकेजन पर जो है ना बिहार में 500 ड्रोन वाज 500 ड्रोन दिखाया गया, ठीक है। इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम क्या है 2022 में, तो जल जीवन हरियाली इसका थीम है। क्या है, जल जीवन हरियाली क्या है इसका थीम है। अब यहां पर थोड़ा सा स्टैटिक दिया हुआ है, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए क्या है, गुल्लक बच्चा बैंक, अ कैंपेन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस फ्यूचर। क्या है, गुल्लक बच्चा बैंक। देखिए इसमें क्या बोला गया, 15 मार्च 2022 को देयर वर 3950 बेनिफिशियरीज इन द गुल्लक बच्चा बैंक रनिंग हम किलकारी कॉम्प्लेक्स, रनिंग एट हम किलकारी कॉम्प्लेक्स पटना। 796 चिल्ड्रन ट्रांजैक्ट विद दिस बैंक, ठीक है। सिंपल सी बात, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गुल्लक बच्चा बैंक क्या है, एक बैंक बनाया गया है, ठीक है, एक बैंक बनाया गया है जिसमें कि चाहे वो बैंक का मैनेजर हो, चाहे वो बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, वो सब बच्चे ही होंगे, ठीक है। कौन होंगे, बच्चे ही होंगे। और यहां पर देखिए 16 साल के एज तक का बच्चा होगा इसमें, कितना, 16 साल के एज तक का बच्चा होगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा गुल्लक बच्चा बैंक कहां पर बनाया गया है, ये कहां पर है, पटना में। कहां पर है, पटना में, ठीक है। ठीक है, ये कब ओपन किया गया था, तो 12 दिसंबर 2009 में किलकारी कैंपस में किया गया था। किलकारी पैगी बैंक वाज एंटर्ड द लिम्का, हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम खोज रहे थे इसमें। देखिए द नेम ऑफ द किलकारीज पिगी बैंक, क्या है, द नेम ऑफ किलकारीज पिगी बैंक, इसी का दूसरा नाम है, इंटर्ड इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन 2017, 2017 में ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंटर कर गया है, ठीक है। जिसमें कि 16 साल से कम के बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, बैंक के सब चीज होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। ये बैंक कहां पर खोला गया है, तो ये पटना में खोला गया है, बस इतना सा जानना है। बिहार फर्स्ट एक्सप्रेसवे अमस दरभंगा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। 11 मार्च 2022 को A target has been set to complete the construction of the Bihar's first expressway अमस दरभंगा by the 2024। ये देखिए बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है अमस दरभंगा, क्या है, अमस दरभंगा। इसको कब तक कंप्लीट किया जाएगा, तो 2024 को कंप्लीट किया जाएगा, 2024 में, ठीक है। वर्क स्टार्ट हो चुका है इसमें। देखिए अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे अंडर द हम भारतमाला प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है ये, हम भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है, इसे 2024 में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। अब ये 271 किलोमीटर का है, कितना है, 271 किलोमीटर का है, 4 लेन का है, बीइंग बिल्ट फ्रॉम द औरंगाबाद टू जयनगर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मदनपुर इन द औरंगाबाद, ठीक है। दिस रोड विल पास थ्रू द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार इंक्लूडिंग पटना। सॉरी, तो कहां से कहां तक है ये, औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक। कहां से, औरंगाबाद से, औरंगाबाद से कहां तक, जयनगर तक ये है, कौन सा, अमस दरभंगा, अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे 271 किलोमीटर का है। ये सब हम आपको बता दिए, चलिए आगे देखते हैं।
दीवार न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 ऑफ ऑल द गवर्नमेंट हाई स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट विल पब्लिश अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द दीवार। मतलब 9वां और 10वां का जो बच्चा है ना, एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा जिसका नाम क्या होगा, दीवार। एक नोडल टीचर का एजेंसी बनाया गया है, ठीक है, प्रत्येक स्कूल में बनाया जाएगा। अब ये सब लिखा हुआ है, ये सब जाने का कोई जरूरत, बस इतना जानिए दीवार न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, 9 साल का 9 से और 10 साल का जो स्टूडेंट है स्कूल का, वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा, इसका नाम है दीवार। अब पीकू हॉस्पिटल, ये पीकू हॉस्पिटल का फुल फॉर्म क्या है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट फील्ड हॉस्पिटल है, इज बीइंग बिल्ट एट द सदर हॉस्पिटल्स ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि बिहार के 6 स्टेट में ये पीकू यानी कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया जा रहा है 6 हॉस्पिटल में, बिहार के 6 हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सा है यहाँ पर देखिए, पटना में, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा। कहां पर, पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, याद कर लीजिए, पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, नालंदा, ठीक है। तो ये 6 जिला ऐसा है जहां पर का जो सदर अस्पताल है उसमें पीकू हॉस्पिटल यानी कि पीकू का यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है। होम डिलीवरी ऑफ द डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, 11 मार्च 2022 को बिहार गवर्नमेंट डिलीवरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड का डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रत्येक डोर टू डोर जाकर, घर पर जाकर कराया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग खतियान एंड द मैप फ्रॉम द डोर टू डोर इन द स्टेट। जैसे होता है ना, जो लैंड होता है जमीन, उसका खतियान होता है, तो ये सब जो है ना डिजिटली प्रोवाइड कराया जाएगा, डोर टू डोर, घर से घर जाकर कराया जाएगा। ये 11 मार्च 2022 को बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। दूसरी बात, बिहार विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, बिहार पहला स्टेट है भारत में ऐसा जहां पर कि ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, ये स्कीम वाला तो घोर के पी लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2000 ये फेज 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम को 15 अप्रैल 2022, कब, 15 अप्रैल 2022 को इसे इंप्लीमेंट किया गया। कब किया गया, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट स्कीम लाइट स्कीम, ये 15 अप्रैल 2022 को इंप्लीमेंट किया गया। किसके अंतर्गत इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। यह डिसाइड किया गया है कैबिनेट मीटिंग में कि 10 फरवरी 2022 को, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में यह डिसीजन लिया गया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2000 ये जो सेकेंड फेज है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम 15 अप्रैल 2022 से इंप्लीमेंट किया जाएगा पायलट बेसिस पर, ठीक है, पंचायत में। अंडर दिस स्कीम सोलर लाइट विल बी इंस्टॉल्ड, क्या है, सोलर लाइट इसमें इंस्टॉल किया जाएगा प्रत्येक विलेज का जो रास्ता है वहां पर। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट राशन शॉप, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी एक स्कीम निकाला है, इसमें फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है, ये ऐसा राइस होता है, इसको एक टर्म है हम बोल रहे हैं, खैर जाने दीजिए, ये बहुत स्पेशल प्रकार का राइस है, इसमें ये आयरन रिच होता है, मतलब इसमें आयरन मिनरल पाया जाता है, फ्लोरिक एसिड पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। तो ये राइस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम द राशन शॉप से दिया जा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि ये भी 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरियाज एंड 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरियाज, रूरल एरिया का 85% आदमी और अर्बन एरिया का 75% आदमी को ये राइस प्रोवाइड किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर द कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक जीनोमिक लेबोरेटरी की स्थापना करी जाएगी। कहां पर, देखिए, बिहार हेल्थ मिनिस्टर जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर द कैंसर स्क्रीनिंग एट द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर। कहां पर, मुजफ्फरपुर में किया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर द कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ये जीनोमिक लेबोरेटरी जो कि वर्ल्ड क्लास का है, इसे कहां पर
स्टैब्लिश किया गया है मंगल पांडे के द्वारा। तो मुजफ्फरपुर में किया गया है, किस हॉस्पिटल में? तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहां पर किया गया? मुजफ्फरपुर में। बस इतना सा बात याद रखें, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। इट इज टू बी नोन दैट टिल 2020 द एनुअल बर्डन ऑफ द कैंसर पेशेंट इन द बिहार वाज 2 लाख विच इंक्रीज टू द 2.3, इतना लाख 2025 तक हो जाएगा। ये कुछ डेटा दे रहा है, इसको जानने का कोई जरूरत नहीं। बस इतना सा याद रखिए कि 4 फरवरी 2022 को मिनिस्टर मंगल पांडे ने वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर द कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सेटअप किया है। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। फैसिलिटी ऑफ द अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग। अब यहां पर भी देखिए, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये है पिनौरा धाम इंक्लूडेड इन द प्रसाद स्कीम। किसमें? प्रसाद स्कीम में पिनौरा धाम को इंक्लूड कर लिया गया है। किसमें? प्रसाद स्कीम में पिनौरा धाम को। ठीक है, तो देखिए पिनौरा धाम ऑफ द बिहार, पिनौरा धाम ऑफ द बिहार वाज इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट। किसमें? रामायण सर्किट में इसको इंक्लूड कर लिया गया है ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम एंड द प्रसाद स्कीम। देखिए पहले हुआ करता था स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम अलग हुआ करता था। अब स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम को मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत जो रामायण सर्किट है, उस रामायण सर्किट क्या है? ऐसा जगह पूरे भारत में जो कि रामायण से रिलेटेड है, भगवान राम से रिलेटेड है, उन सब जगहों में से पिनौरा धाम को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, उस धाम को, पिनौरा धाम को इंक्लूड कर लिया गया है। तो वो सभी जगह जो कि राम जी से रिलेटेड है, ठीक है, उस जगह को रामायण सर्किट बोला जाता है। ठीक है, और ये किस योजना के अंतर्गत ये किया जा रहा है? तो स्वदेश दर्शन स्कीम एंड प्रसाद स्कीम के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। इसी में पिनौरा धाम बिहार में है, इसी को रामायण सर्किट में इंक्लूड कर लिया गया है। यहां पर मां जानकी जन्मभूमि टेम्पल है। ये कहां पर है? पिनौरा धाम विलेज, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। तो पूछा जाएगा पिनौरा धाम कहां पर है? तो सीतामढ़ी में। यहां पर एक मंदिर है, मां जानकी जन्मभूमि टेम्पल है। ठीक है, जिसे पिनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। प्रसाद स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2014-15 में किया गया था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ ऑल रिलीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट विद द टाटा टेक्नोलॉजी, जरूरी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? 31 जनवरी 2022 को लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार, बिहार का कौन सा? लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एक टाइड किया है, टाइड अप यानी कि एक संधि किया है, किससे? टाटा टेक्नोलॉजी से। किससे किया है? टाटा टेक्नोलॉजी से। क्या करने के लिए? टू इक्विप 149 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस द स्टेट विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड कनेक्ट स्टूडेंट विद द बेटर एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात यहां पर बोली जा रही है कि 31 जनवरी 2022 को लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार के, उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक संधि स्थापना किया है, जिसके अंतर्गत 149 IIT नहीं ITI खोला जाएगा पूरे बिहार में। बस इतना सा बात याद रखें, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंसेस 2022, ये सब हमको कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता, बस जान लिया कब आया है। 13 जनवरी 2022 को बिहार गवर्नर फागू चौहान के द्वारा अप्रूव किया गया है बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। आप लोग अगर लगे इंपॉर्टेंट तो एक बार देख लीजिएगा, वैसे हमको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ये क्या है? बिहार बाल साहित्य योजना 2022, ये जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस बार EO में भी क्वेश्चन इससे आया था। ठीक है, देखिए बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या चीज? बाल साहित्य योजना 2022। बाल साहित्य योजना 2022 किसके लिए? फॉर द कोविड ऑर्फेंड ड्यू टू कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के कारण ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बाल साहित्य योजना 2022 शुरू किया है। क्या होगा इसके अंतर्गत? द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, क्या करेगा? मंथली फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500, महीने में 1500 रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, ऑल सच चाइल्ड वेदर बॉय चाहे गर्ल हो, उसको दिया जाएगा, जो अपने पेरेंट को खो चुके हैं। ठीक है, उसको 1500 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल योजना 2022 हैज बीन स्टार्टेड बाय द बिहार स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द मंथली एड फ्री एजुकेशन कोविड-19, ये सब बता दिया हम आपको। ऑल दोस्त चिल्ड्रन, ठीक है, 1500 दिया जाएगा। अब कब तक दिया जाएगा? ये जब तक वो 18 साल की उम्र को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक इसे दिया जाएगा।
ठीक है। और ऐसी बच्चियां जो कि अनाथ हो गई हैं कोविड के दौरान, तो उसका नाम कहां पर लिखवाया जाएगा? कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में जो है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर उसका नाम लिखाया जाएगा। ठीक है। सहरसा बिकम अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है सहरसा, अब इसके बारे में बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए। 28 दिसंबर 2021 को 14 न्यू प्रपोजल वर अप्रूव्ड इन द स्टेट कैबिनेट मीटिंग इन विच सहरसा म्युनिसिपल काउंसिल जो है इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। ठीक है, क्या बना दिया गया? कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल काउंसिल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस किसे दिया गया है? तो सहरसा को दिया गया है। बस इतना सा बात याद रखिए, बाकी इधर इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो भोजपुर में। कहां पर? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। द बिहार डिस्टिलरीज, किसके द्वारा? बिहार डिस्टिलरीज एंड द बोटलर्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रोड्यूस किया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ द इथेनॉल इन द एशिया। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा बिहार डिस्टिलरीज एंड बोटलर्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू 4 लाख लीटर ऑफ द इथेनॉल पर डे। प्रत्येक दिन 4 लाख लीटर प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोडक्शन इस प्लांट टू स्टार्ट फ्रॉम द मार्च 2022 से शुरू हो जाएगा। तो मेनली यहां पर यह है एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, कहां पर? भोजपुर में। एप्पल कल्टीवेशन, ये सब एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड न्यूज है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। ठीक है, एप्पल कल्टीवेशन, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड द स्कीम ऑफ द एप्पल कल्टीवेशन इन द 7 डिस्ट्रिक्ट एज द पायलट प्रोजेक्ट दिस ईयर। पहली बात तो याद रखिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक स्कीम शुरू किया है सेब के कल्टीवेशन के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पर, 7 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किस स्कीम के अंतर्गत? तो स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्कीम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्कीम के अंतर्गत एक टारगेट सेट किया गया है कि एप्पल कल्टीवेशन बिगिन किया जाएगा, शुरू किया जाएगा 10 हेक्टेयर में। कितना में? 10 हेक्टेयर एरिया में। प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड फॉर द एप्पल कल्टीवेशन इन द वैशाली। कहां पर? अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, वैशाली, बेगूसराय एंड भागलपुर। यहां पर 2 हेक्टेयर प्रत्येक में, यानी वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर सब में 2-2 हेक्टेयर पर लगाया जाएगा सेब। ठीक है, कहां कहां पर? वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। ठीक है, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। और बाकी 1-1 हेक्टेयर पर लगाया जाएगा कहां पर? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर। और वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, क्या चीज है? नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। ठीक है, इसमें क्या है? नीति आयोग रिलीज किया है 4था एडिशन हेल्थ इंडेक्स का 2019-20 का, 4था एडिशन, 4th एडिशन। रैंकिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्टेट को रैंक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस एमंग द लार्ज स्टेट के कैटेगरी में। किसमें? लार्ज स्टेट के कैटेगरी में बिहार का जो रैंक है ये 18th है आउट ऑफ 19th स्टेट। वाह, कितना बढ़िया रैंक है, सोचिए। टोटल 19 स्टेट में बिहार का 18वां रैंक है ना। ये यानी कि पीछे से सेकंड पर किए हैं, ये मतलब पीछे से सेकंड किए हैं। स्कोर कितना है? तो 31 स्कोर है इसका, 31.00 स्कोर है। जबकि दूसरी तरफ केरला क्या है? फर्स्ट किया है, तमिलनाडु सेकंड किया है और तेलंगाना थर्ड किया है। तो पहले नंबर पर पूरे देश में कौन है? केरला। सेकंड पर कौन है? तमिलनाडु। और तीसरे पर कौन है? तेलंगाना। बिहार का रैंक इसमें कितना है? 18 है। पूरे 19 स्टेट में इसका रैंक कितना, ये इसका स्कोर कितना है? तो 31.00 इसका स्कोर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्या ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है? जी नहीं, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता है। चलिए आगे दें। ऑन द ओकेजन ऑफ द गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे कब होता है भारत में? तो 25 दिसंबर को होता है 2021। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है, रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यूनियन होम एंड द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। बिहार हैज गॉट 6th रैंक इन द ग्रुप बी। किसमें आता है बिहार?
छठे नंबर पर आता है ग्रुप बी स्टेट में। कौन से स्टेट में? ग्रुप बी स्टेट में बिहार का रैंक छठा है, 6th है। ठीक है, किसमें? गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को होता है। ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनियन होम एंड द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें बिहार का रैंक छठा आया कैटेगरी बी स्टेट में। ठीक है, बिहार है सिक्योर्ड 6th रैंक इन द ग्रुप बी स्टेट। ठीक है, विथ स्कोर कितना है इसका? 4.624। कितना स्कोर है? 4.624 इसका स्कोर है। मध्य प्रदेश जो है इसी कैटेगरी में, कैटेगरी बी स्टेट में मध्य प्रदेश कितने नंबर पर है? तो ये पहले नंबर पर है, फर्स्ट रैंक है इसके इसमें। ठीक है, और ग्रुप ए स्टेट जो होता है उसमें गुजरात का रैंक फर्स्ट है। तो अगर पूछा जाए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन पहले नंबर पर है? तो कौन है? गुजरात है पहले नंबर पर। कौन है? गुजरात। बिहार का रैंक कितना है इसमें? छठा है। इसका स्कोर कितना है? 4.624। और कैटेगरी बी स्टेट में कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, बिहार हैज इंक्रीज इट्स स्कोर बाय द 5%। कितने से? 5% से ज्यादा इस बार आया है। ठीक है, अब ये सब जानेंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 10 सेक्टर्स। 10 सेक्टर पर होता है ये, बस इतना सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, ये सब उतना जानने का कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ये सब है। ये सब आएगा अभी तो आप बनाने पे। क्या ये याद करना संभव है? लग रहा है इतना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है? सोशल रिफॉर्म कैंपेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सोशल रिफॉर्म कैंपेन। क्या है? तो सोशल रिफॉर्म कैंपेन। ये देखिए 22 दिसंबर 2021 को सोशल रिफॉर्म कैंपेन शुरू हुआ था। कब? 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कहां से ये शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। गांधी मैदान है कहां पर? मोतिहारी में, वहां से शुरू हुआ था। कहां पर? गांधी मैदान मोतिहारी में, वहां से ये शुरू हुआ था। ठीक है, इस ओकेजन पर चीफ मिनिस्टर क्या बोलते थे कि जो है आप चाइल्ड मैरिज को छोड़िए, डॉरी सिस्टम को हटाइए, पीना तना वो सब दारू वारू पीता है वो सब बंद करिए, ये सब बोले हैं। ठीक है, आईआईटी टू सेट अप साइंस लैब्स इन द 50 स्कूल्स। जो आईआईटी है वो 50 स्कूल में क्या खोलेगा? साइंस लैब खोलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बिहार डायरेक्टरेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, आईआईटी विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ द साइंसेस इन द सिलेक्टेड 50+2 स्कूल। मतलब 50 तो +2 स्कूल है जहां पर कि साइंस लैब खोला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वो दिया हुआ है तो इसको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था। आगे, बिहार पंचायत इलेक्शन कंक्लूडेड। अब बिहार पंचायत इलेक्शन में देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें यह पूछा जाता है कि अभी जो बिहार पंचायत का इलेक्शन हेल्ड कब हुआ है? तो देखिए 12 दिसंबर 2021 को पंचायत इलेक्शन इन द स्टेट वर कंप्लीटेड। कब कंप्लीट हुआ? 12 दिसंबर 2021 को कंप्लीट हुआ। कितना? 11 फेज में वोटिंग हुआ। टोटल कितने फेज में वोटिंग हुआ? 11 फेज में। आप लोग याद रखिएगा। तो एवरेज पोलिंग कितना रहा? एवरेज पोलिंग इन ऑल फेजेस, सभी फेजेस में जो एवरेज पोलिंग निकाला गया, मतलब कितना वोटिंग हुआ, वो 61.13% वोट पड़ा इस बार। कितना? 61.13% पड़ा। मैक्सिमम पोल कहां पर पड़ा? तो ये 10वां नंबर का जो फेज था उसमें, जहां पर 65.44% था। इतना बारीक याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सभी पोलिंग स्टेशन मिलाकर जो है 61.13% इस बार वोट पड़ा है। ठीक है, बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 द कमांड ऑफ 70% ऑफ द पंचायत हैज गॉन डाउन। ये सब जरूरी नहीं है। ये देखिए, इन ऑल द पंचायत ऑफ द सरमेरा ब्लॉक नालंदा ओनली वुमेन हैव बिकम द हेड। जितने भी पंचायत हैं सब में सिर्फ सरमेरा ब्लॉक है नालंदा का जहां पर विमेन जो है वहां का हेड बनी है। ठीक है, 25 अगस्त 2021 को, कब? 25 अगस्त 2021 को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि बिहार के हैं, उन्होंने 11 फेज में पंचायत इलेक्शन होगा ये अनाउंस किया था। कब? 25 अगस्त 2021 को। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है। क्या है? अनुष्का कुमारी। कौन? अनुष्का कुमारी। कहाँ का? कुशासर पंचायत इन द शिवहर। शिवहर में एक कुशासर पंचायत है, वहां की एक लड़की है अनुष्का कुमारी जो कि 21 साल की है। ठीक है, वो मुखिया बनी है। तो सबसे यंगेस्ट मुखिया बिहार में अभी तो यही है, अनुष्का कुमारी। ठीक है, ये शिवहर डिस्ट्रिक्ट में जो है कुशासर पंचायत से बिलोंग करती है। कहां से? शिवहर डिस्ट्रिक्ट में कुशासर पंचायत से ये बिलोंग करती हैं। चैंपियंस ऑफ द चेंज रिपोर्ट। ये देखिए चैंपियंस ऑफ द चेंज रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
क्योंकि ये जो ये 11 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग, बताया आपको कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्सेस यदि नीति आयोग से रिलेटेड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है डेल्टा रैंकिंग ऑफ द चैंपियंस ऑफ द चेंज। कौन सा रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग। इस डेल्टा रैंकिंग के अनुसार नीति आयोग हैज डिक्लेयर्ड 3 डिस्ट्रिक्ट, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अभी हम नाम लेंगे ये सब चैंपियंस ऑफ चेंज हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। मुजफ्फरपुर आता है सेकेंड पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, थर्ड पर आता है कौन, बांका, और फोर्थ पर कौन आता है, शेखपुरा। तो फर्स्ट पर कौन आता है, तो दुमका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो कि फर्स्ट पर आता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो मुजफ्फरपुर, बांका, शेखपुरा और औरंगाबाद, ठीक है। तो बांका का रैंक कितना है, सेकेंड, औरंगाबाद का थर्ड है, बांका का फोर्थ है और शेखपुरा का कितना है, फिफ्थ है, ठीक है। और दुमका क्या है, पहले नंबर पर। डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये छोटी सी न्यूज थी, यहां पर आप देख लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो देख लेते हैं, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। साइंड बिटवीन द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार एंड द अक्षय पात्रा फाउंडेशन ऑफ द बेंगलोर। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन कहां का है, बेंगलोर का है। किस चीज के लिए हुआ है, तो फॉर द मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ अंडर प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मिड डे मील के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच में, ठीक है। जिसमें कि कहां का चिल्ड्रन, पटना का, दानापुर का और फुलवारी शरीफ, इन तीनों के लिए हुआ है। तो बस इतना सा बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है किसके बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और किस चीज के लिए हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, बस थोड़ा सा देख लीजिए और कि 38,000 चिल्ड्रन ऑफ द क्लासेस 1 से लेकर 8 तक विल बी प्रोवाइडेड मिड डे मील। तो अभी पिछला बार भी जो 67 बीपीएससी हुआ था जो 8 मई को, उसमें एक देखा गया था कि थोड़ा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पूछ लिया गया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कितने से कितने क्लास के स्टूडेंट के लिए, 1 से 8 के लिए ये हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए नटखट साइंस लैब। नटखट साइंस लैब, बस आप यहां पर थोड़ा सा, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नटखट साइंस लैब जो है ये क्या है, ठीक है। नटखट साइंस लैब सबसे पहले याद रखिए ये किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में नटखट साइंस लैब शुरू हुआ है। अब नटखट साइंस लैब में क्या होगा, अलग अलग प्रकार का चीज सिखाया जाएगा बनाने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाया जाता है, टीचिंग मटेरियल को किस तरीके से तैयार किया जाता है, मॉडल्स ऑफ द एग्जीबिशन, ये सब चीज बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट भागलपुर, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भागलपुर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा नटखट साइंस लैब शुरू किया गया है बाय द एबेको फाउंडेशन एंड करुणोदया फाउंडेशन ऑफ द अमेरिका हैज बीन ओपनड इन द प्राइमरी स्कूल मोक्षदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये नटखट साइंस लैब है, किसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो ये अबेको फाउंडेशन और करुणोदया फाउंडेशन है, कहां का, अमेरिका का, ठीक है। इसके द्वारा ये नटखट साइंस लैब चलाया जाएगा। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भागलपुर के द्वारा इसे शुरू किया गया है। बस इतना सा इसमें याद रखिए, बात खत्म है। इनॉग्रेशन ऑफ द यूनिट 1 ऑफ द एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, एनर्जी से लेकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रहती है, ठीक है। तो यूनिट 1 ऑफ द स्टेज 1 ऑफ एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। सीधा पूछा जाएगा कि यूनिट 1 ऑफ स्टेज 1 ऑफ द एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। डिसीजन लिया गया था कि 3 यूनिट सेटअप किया जाएगा 660 मेगावाट का, ठीक है। 3 यूनिट जो है ये किसका है, बाढ़ सुपर एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, इसमें 3 यूनिट सेटअप किया जाएगा जिसमें कि प्रत्येक 660 मेगावाट का होगा, ईच अंडर द एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है।
ये बोला गया था सीएम। अब यहां पर देखिए सीएम सेड दैट प्रोडक्शन फ्रॉम द सेकेंड यूनिट स्टार्ट बाय द ईयर 2022। बोले थे कि 2022 से जो है सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और थर्ड यूनिट का कब से होगा, 2023 से। तो ये बात आप याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों बोल रहे हैं ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी AAO का पेपर हुआ था उसमें इसका डेटा पूछा गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर देखिए, बिहार हैज बीन रैंक्ड पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री। बिहार सबसे गरीब कंट्री है, सबसे गरीब स्टेट है हमारे देश में, सबसे गरीब राज्य है हमारे देश में, ठीक है। इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि 2021 में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन, कितना 51.91%, लगभग 52% पॉपुलेशन जो है बिहार का वो क्या है, गरीब है। जबकि केरला इज द लीस्ट पुअर स्टेट इन द कंट्री। केरला क्या है, सबसे कम गरीब है, ठीक है, सबसे कम गरीब है। बिहार में अब पूछा जाता है कि मॉलनराइज्ड कितना है, मॉलनराइज्ड कितना है, तो ये कितना है 51.88% पॉपुलेशन जो है मॉलनराइज्ड है। अब ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन बनाया जाएगा, ठीक है, कि कितना परसेंट पुअर है, उसमें ये ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 51.88% देखकर मार दिए, नहीं, 51.88% मॉलनराइज्ड है और 51.91% जो है ये क्या है, ये पुअर है यहां पर बिहार में, ठीक है। जबकि सिक्किम क्या है, ये लीस्ट मॉलनराइज्ड है, ठीक है, सिक्किम पूरे देश में। अब याद रखिए क्या लिखा है, किशनगंज इज द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। अब बिहार में भी सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो किशनगंज। किशनगंज क्या है, सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। और पटना इज द लीस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार। सबसे कम गरीब बिहार में कौन सा है, तो पटना है जो कि सबसे कम गरीब है। बस इतना सा बात याद रखिए, कंप्लीट है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट के बारे में देख लीजिएगा कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर देखिए अररिया, मधेपुरा, ईस्ट चंपारण, सुपौल, ये सब पुअर स्टेट हैं। जबकि यहाँ पर भोजपुर, सिवान, रोहतास, मुंगेर, ये सब अमीर स्टेट है, याद रखिएगा। कैबिनेट मीटिंग इन द वाल्मीकि नगर। अब देखिए जनरली कैबिनेट मीटिंग कहां पर होगा, पटना में होगा, है ना, पटना में होगा। लेकिन ये चौथी बार है जब पटना से बाहर कैबिनेट मीटिंग हो रहा है। और कहां पर, ये वाल्मीकि नगर में। कहां पर, वाल्मीकि नगर में। तो 21 दिसंबर 2021 को ये याद रखिएगा कि 21 दिसंबर 2021 को स्टेट कैबिनेट मीटिंग हुआ था। कहां पर, फर्स्ट टाइम इन द वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में पहली बार हुआ था, पहली बार नहीं था, ये टोटल ऑल ओवर मिलाकर चौथी बार है। पहली बार कहां पर हुआ है, वाल्मीकि नगर में हुआ है। दिस वाज द फोर्थ टाइम, क्या था, ये चौथी बार था जब कैबिनेट मीटिंग जो है पटना से बाहर हुआ है, ठीक है। अर्लियर कैबिनेट मीटिंग जो है कहां पर हुआ है, राजगीर में, बेगूसराय में और रिवर गंगा में, गंगा रिवर में भी हुआ है। राजगीर, बेगूसराय और रिवर गंगा में हुआ है। 3 बार अभी तक हो चुका है, ये चौथी बार है जब वाल्मीकि नगर जो है वाल्मीकि नगर में हो रहा है। आप लोग वाल्मीकि नगर देख लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार का कुछ डाटा है, इसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 वाला किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। कब, 24 नवंबर 2021 को, ठीक है। इन्होंने बिहार के बारे में कुछ बताया है। जो बिहार का सेक्स रेशियो है ये कितना हो गया है, 1090 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया है, 1090। सेक्स रेशियो का सीधा सा मतलब है गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या है बिहार में, ठीक है। प्रत्येक 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं बिहार में, तो प्रत्येक 1000 पर 1090 है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो है बिहार का कितना है, बढ़ गया है। कितना हो गया है, अब 1090 हो गया है। पहले कितना था, 1062 था, किसमें, NFHS 4 जो कि 2016-17 का था, ठीक है। उसमें कितना था, 1062 था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1090 हो गया है अभी। सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन एरियाज ऑफ द बिहार। बिहार का जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर कितना है, 982 है,
कितना है सेक्स रेशियो 982, जबकि रूरल एरिया में कितना हो गया है 1111, यानी अर्बन एरिया से ज्यादा तो कहां पर सेक्स रेशियो है रूरल एरिया में है, वहां पर ज्यादा लड़कियां हैं। तो याद रखिएगा ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना है तो 10 तो 90 है, अर्बन में कितना है 982 है 982, और रूरल एरिया में कितना है 1111 है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द लिटरेसी रेट देख लीजिए एमंग द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 49 इन द बिहार इज ओनली 55%। विमेन का जो लिटरेसी रेट है किसके महिलाओं का जो 15 साल से 49 साल के उम्र के अंतर्गत आती हैं, इनका जो लिटरेसी रेट है बिहार में कितना है 55% है। कितना है 55% है। ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी प्रत्येक 1000 लाइव बच्चे यानी कि बच्चे जो जन्म लेते हैं, जिंदा जो जन्म लेते हैं उसमें कितने मर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, जो कि अब घट के कितना हो गया है 46.8 हो गया है। कितना हो गया है 46.8, यानी कि प्रत्येक 1000 जीवित बच्चे के जन्म पर 46.8 यानी कि लगभग 47 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो कि पहले कितना होता था 48 बच्चों की मृत्यु होती थी। कितना की 48 बच्चों की मृत्यु होती थी, अब कितना हो गया 46.8 हो गया। याद रखिएगा आप लोग ये बात। ठीक है। अब 4 का कुछ डाटा यहां दिया गया है, इसको कोई जरूरत नहीं है करने का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब यहां पर देखिए 63.5% वीमेन जो है हमारे बिहार में वो क्या है एनीमिया का शिकार है। किसका एनीमिया किसकी कमी से होता है आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक है। विच वाज 60.3% इन द लास्ट सर्वे में कितना था 60.3 था, और अभी कितना हो गया है 63.5 हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार में, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिलाएं अपने प्रोडक्टिव एज मतलब होता है 15 से 49 साल की उम्र में कितने बच्चों को जन्म देने की कैपेसिटी रखती हैं या कितने बच्चों को जन्म देती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ये कम डाउन कितना घट गया है तो ये 3 हो गया है। ठीक है। 3 चाइल्ड पर फीमेल बिहार में है, यानी एक फीमेल 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, ये बिहार का रेट है। ठीक है। जो कि पहले कितना था 3.4 था प्रीवियस सर्वे में, तो अभी कितना हो गया 3.4 से घटकर कितना हो गया है 3 हो गया है। तो आप ये सब बात याद रखिएगा, NFHS का ये सर्वे है। ठीक है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, अब देख लीजिए ये सब एक्सप्रेस तो ज्यादा नहीं पूछता है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इन प्रिंसिपल कंसेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एक्सप्रेसवे फ्रॉम द गोरखपुर टू सिलीगुड़ी। कहां से गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक। ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ विच विल पास थ्रू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहां से पास करेगा। अब इतना डिस्ट्रिक्ट से पास करेगा ये सब देखने का कोई जरूरत है, बस याद रखिए बिहार में इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का डाटा देख लीजिए यहां पर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम टेलीग्राम में भी अपना भी जो नोट्स बनाए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पर वो भी हम आपको दे देंगे, और ये एक बार खत्म होने दीजिए, ये पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग वहां पर जाकर प्लीज जुड़ जाइए, और ये सब पीडीएफ वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, कोई पैसा लगाने का कहीं पर कोई जरूरत नहीं होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वाज रिलीज्ड बाय द किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को। ठीक है। बिहार हैज ज्वाइंटली रैंक कितना है 17th रैंक आया है बिहार का, कितना आया है 17th रैंक आया है, और नागालैंड का भी कितना आया है तो 17 ही आया है। तो बिहार और नागालैंड का रैंक कितना है 17। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है पूरे भारत में जो बिहार के साथ 17वें स्थान पर है, तो नागालैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा नागालैंड है। इट वाज 24th लास्ट ईयर क्या था 24 था, लेकिन इस बार कितना हुआ है 17th हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। इंदौर जो है हैज रिमेन्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, इसके अनुसार इंदौर क्या है क्लीनेस्ट सिटी है कंट्री में, देश में, जो कि 5th टाइम है इन द रो, यानी 5वीं बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है ये। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ये फर्स्ट एंड द वेस्ट बंगाल इज द लास्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ इस सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो क्लीनेस्ट में पहले नंबर पर है स्टेट के कैटेगरी में, और बंगाल क्या है वो सबसे लास्ट है। ठीक है। लिस्ट ऑफ सिटीज में देखा जाए जिसका कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, कितना 10 लाख से ज्यादा है, 48 सिटीज बिहार में 48 सिटीज में पटना जो है ये कितना रैंक पाया है 44th रैंक पाया है, यानी टोटल ऑल ओवर इंडिया में 48 सिटीज का क्या किया गया सर्वे किया गया, उसमें पटना का जो रैंक आया कितना आया 44th आया, कितना 44 आया। ठीक है। जबकि लास्ट टाइम कितना था 47।
सिटीजन फीडबैक के कैटेगरी में जो सिटीज है जिसका कि 50,000 से 1 लाख के बीच ये पॉपुलेशन है, सुपौल जो है बिहार का फर्स्ट प्लेस बना है पूरे कंट्री में। सुपौल पहले नंबर पर आया है, याद रखिएगा। पूरे बिहार में किस चीज में? सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में सुपौल पहले नंबर पर आया है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। मुंगेर हैज सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन। मुंगेर का क्या है? सेकंड पोजीशन है इन द लिस्ट ऑफ द सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे आपको सुपौल वाला तो इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि पहले नंबर पर आया है सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में। और दूसरी बात, इसमें आपका जो पटना है उसका 44th रैंक आया है, ये वाला डेटा देख लीजिएगा। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। लास्ट में कौन है? बंगाल है। पहले नंबर पर कौन सी सिटी है? इंदौर है, यानी इंदौर है। और बिहार ज्वाइंटली सभी चीज को मिलाकर बिहार का रैंक कितना आया है पूरे स्टेट के कैटेगरी में? तो 17th पर आया है, और नागालैंड का भी 17th आया है। रैंकिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द लिसनिंग टू द पीपल कंप्लेंट्स। अब ये लोगों का कंप्लेंट सुनने में बिहार का क्या पोजीशन है? ये बिहार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन सोसाइटी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि बिहार में जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, वो टॉप किया है 86% मार्क्स से, ठीक है। यानी किशनगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि लोगों का कंप्लेंट बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है। गया डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2nd नंबर पर आया है, ठीक है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो 3rd नंबर पर आया है। स्टेट कैपिटल पटना जो है इसका 10वां रैंक है, ठीक है। वेस्ट चंपारण का लोवेस्ट पोजीशन है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको याद रखना है बस कि किशनगंज पहले स्थान पर आया है, बस एक ही चीज यही याद रखिए आप। और सबसे लास्ट कौन आया है? तो वेस्ट चंपारण आया है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ASER का रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारा फालतू सब रिपोर्ट है, इसको कोई जरूरत नहीं करने की, बस आप इतना जान लिए यहाँ पर कि 16th एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण है ये 2021 वाज रिलीज्ड ऑन द 17th नवंबर 2021। तो ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ASER रिपोर्ट जो है ये 16th नंबर का है। कौन सा नंबर का? 16वां नंबर का है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं। एक लास्ट में एक डाटा होगा इसमें, बस खाली वो देखना है। यहाँ पर देखिए, नोट दैट एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? एनजीओ प्रथम के द्वारा। ये किससे रिलेटेड है? तो स्कूलिंग स्टेटस है ये, और बेसिक रीडिंग का स्टेटस है, मैथ एबिलिटी का स्टेटस है, ठीक है, चिल्ड्रन रूरल इंडिया में। ASER 2021 ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक वाज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें 3 बात याद रखिए कि ये कितना नंबर का था रिपोर्ट? तो 16th नंबर का था। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो प्रथम एनजीओ के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द रिलीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस जो है 6ठे नंबर का, कौन सा? 6ठे नंबर का, 6ठा नंबर का बिहार में कहां पर हुआ? ये पहली बात तो जानिए, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ। कहां पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल 6th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट किए थे, ठीक है। कहां पर? राजगीर, नालंदा में। इसका थीम क्या था? तो थीम था धर्म धम्म ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड ट्रांजिशन। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंडेक्सेस है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बिहार का रैंक क्या है? लास्ट है। क्या है बिहार का रैंक? सबसे लास्ट है इन द कैटेगरी ऑफ द लार्ज स्टेट के कैटेगरी में, ठीक है। द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द, किसके द्वारा? बेंगलोर में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर। तो पब्लिक अफेयर सेंटर PAC ये एक थिंक टैंक है, कहां पर? बेंगलोर में। उसके द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें बिहार का रैंक क्या है? सबसे लास्ट है। दिस इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस है इसका, ठीक है। इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। अब यह क्या है? In this index, Bihar has been ranked 12th in the list of the large states in equity. इक्विटी कॉलम में, किसमें? इक्विटी कॉलम में। इक्विटी कॉलम में बिहार का रैंक कितना है? 12 है। देखिए ओवरऑल बिहार का रैंक क्या है? सबसे लास्ट है ओवरऑल में, लेकिन इक्विटी कॉलम में बताया नहीं, यहाँ पर 3 बेसिस है, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। तो इक्विटी कॉलम में बिहार का रैंक क्या है? 12 है, ठीक है। जबकि गुजरात जो है इसमें क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है, और उत्तर प्रदेश क्या है? इसमें लास्ट पोजीशन पर है, ठीक है। इन द कैटेगरी ऑफ द लार्ज स्टेट में देखा जाए ग्रोथ कॉलम में, किसमें? ग्रोथ कॉलम में बिहार का रैंक 18th पोजीशन पर है। ग्रोथ कॉलम में क्या है? बिहार का रैंक 18th पोजीशन पर है, ठीक है।
और बिहार का रैंक 70th पोजीशन है इन द कैटेगरी ऑफ द लार्ज स्टेट। ये सब उतना जानने का कोई जरूरत नहीं। इन द ओवरऑल रैंकिंग ये जान लीजिए, केरला जो है पहले नंबर पर आया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आया है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश जो है ये लास्ट रैंक में है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है, लास्ट रैंक पर है। बिहार सबसे लास्ट है और सेकंड लास्ट कौन है इसमें, उत्तर प्रदेश है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर कौन है, केरला है, और दूसरे नंबर पर कौन है, तमिलनाडु है। बस कृषि यंत्र बैंक 67th बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि कृषि यंत्र बैंक निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कौन सा लाइन था ये भी बताते हैं। याद देखिए, यंत्र बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द फार्मर ग्रुप्स एंड एग्रीकल्चरल मशीन्स विल बी गिवन ऑन रेंट टू नियर बाय फार्मर्स बाय दीज ग्रुप्स। यही लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए 23 अक्टूबर जो भी यहां पर योजना वगैरह हो उसका जो है डेट याद रखना चाहिए। तो 23 अक्टूबर 2021 को, कब, 23 अक्टूबर 2021 को बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्टार्टेड द रबी महाअभियान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबी महाअभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया। कब, 23 अक्टूबर 2021 को। कब किया गया, 23 अक्टूबर 2021 को किया गया। ठीक है, कब किया गया, 23 अक्टूबर 2021 को। एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 328 कृषि यंत्र बैंक विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट 13 डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर यह भी याद रखना है आपको कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंक को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और 13 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। टोटल कितना, 13। अब ये 13 डिस्ट्रिक्ट को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना इस तरह नहीं पूछा जाता है। यंत्र बैंक विल बी एस्टैब्लिश थ्रू द फार्मर्स ग्रुप, ये फार्मर्स के ग्रुप्स के द्वारा यंत्र बैंक एस्टैब्लिश किया जाएगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जिस भी फार्मर को मशीन्स का जरूरत है, तो एग्रीकल्चरल मशीन्स का जरूरत है, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द रेंट पर। जैसे कि क्या होता है गांव सब में देखिएगा, पहले जमाना में हम लोग क्या करते थे, कैसेट लाते थे सीडी का मूवी देखने के लिए। ठीक है, वो रेंट पर लाते थे। हाँ 5 रुपये, हाँ लेकर आए, तो जब पहुंचाना है तो 10 रुपया में देता था कि ठीक है लेकर जाओ, तो 10 रुपये हमको दे दो रेंट पर, फिर उसको पहुंचाना होता था। ऐसा नहीं कि हमको दे ही दिया, तो ये रेंट पर होता था। उसी प्रकार से उस समय में लाइट वगैरह उतना नहीं आती थी, तो बैटरी पर हम लोग काम करते थे, तो बैटरी रेंट पर लेते थे। ठीक है, कि 2 दिन के लिए दीजिए, इतना रुपया देंगे। आज भी शादी भी हमें होता है, टेंट वगैरह रेंट पर होता है। उसी प्रकार से ये बस एक कृषि यंत्र बैंक क्या है, ये एक ऐसा बैंक है जहां पर कि फार्मर्स ग्रुप क्या करेंगे, जिसके पास सामान वगैरह है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अच्छा है, वो लोग वहां पर जाकर उसको रखेगा। और क्या करेगा, जिस भी फार्मर को जो नियर बाय है, मतलब जो नजदीक फार्मर है, मान लीजिए मेरे घर के बगल में कोई है, उसको बोलेंगे हमको जरूरत है, तो वो हमको प्रोवाइड कर देगा, बोलेगा रेंट लेंगे, तो कुछ रेंट पर हमको प्रोवाइड कर देगा। तो ये है यंत्र बैंक। ठीक है, जो कि बिहार में एस्टैब्लिश किया गया है। द गवर्नमेंट विल गिव 80% सब्सिडी। क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, 80% सब्सिडी देगी फॉर द एग्रीकल्चरल मशीनरी बैंक्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी बैंक्स के लिए। और मैक्सिमम लिमिट इसका क्या होगा, तो 8 लाख रुपया होगा। कितना, 8 लाख होगा, यानी 8 लाख तक। यानी आप ऐसा कोई बैंक बनाना चाह रहे हैं और 8 लाख तक अगर आप खर्चा करते हैं, उसके बाद नहीं, उससे पहले 8 लाख तक खर्चा करते हैं, तो आपको 80% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो चलिए अब आज बहुत देर हो गया है, आज यहीं तक रहने देते हैं। देखिए 17 पेज तक खत्म हो चुका है। यहाँ पर 17 पेज, टोटल 31 है। 31 कहने का है, बस कुछ और हैं जो कि बहुत फालतू सब चीज़ है, उसको हटाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेज और बचा हुआ होगा, उसको कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। हम आज ही कभी किसी टाइम में वीडियो डाल देंगे। फिलहाल अभी ये सब वीडियो हम डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उठ के आप लोगों के लिए, 4 बजे सुबह से उठे हुए और लगातार लगे हुए हैं कि हाँ जल्दी वीडियो अपलोड करके देना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। और एकदम विश्वास रखिए, कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे केबीसी नैनो का, एकदम कंप्लीट, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, चाहे बिहार की, अभी बिहार की चल रही है, बिहार का आज ही खत्म करेंगे, हर हालत में आज खत्म होगा। और कल से जो है नेशनल इंटरनेशनल का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग इसको करिए, इत्मीनान से देखिए। आपको करना क्या है, देखना है बस। एग्जाम तक अगर 2 से 3 बार वीडियो आप देख लिए तो समझ लीजिए आपका करंट अफेयर का काम खत्म हो गया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।